हेलो मेरे प्यारे प्यारे हिंदी के विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो आपकी कक्षा 8, 9, 10 और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं शब्दों के भेद। पिछले व्याकरण में हम लोगों ने शब्दों के भेद को उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया था और आज पढ़ने जा रहे हैं शब्दों के भेद रचना के आधार पर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति स्रोत के आधार पर हम शब्दों का भेद पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकंड नंबर का दूसरे टाइप का शब्दों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है व्युत्पत्ति, बनावट अथवा रचना के आधार पर। इस आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से देखिए 2 प्रकार के होते हैं, मूल शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, मूल शब्द और यौगिक शब्द। मूल शब्द के अंतर्गत पुनः इन्हें 2 भागों में बांटा जाएगा, सामान्य मूल शब्द और रूढ़ मूल शब्द। बहुत ही इजी है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मूल शब्द और रूढ़ 2 बातों का याद रखिए, सामान्य और रूढ़। दूसरी तरह का है, मूल शब्द के बाद दूसरा जो प्रकार है वो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में भी सामान्य यौगिक शब्द और योग रूढ़ यौगिक शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूल शब्द क्या होता है, पहले तो इसकी बात करते हैं। ये मान लीजिए कि प्रत्येक मूल शब्द वस्तुतः शब्द का मूल रूप होता है, यानी कि बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए कि प्रत्येक शब्द मूल शब्द होता है, कुछ और मतलब नहीं, शब्द ही मूल शब्द होता है। समझ गए? तो प्रत्येक मूल शब्द वस्तुतः शब्द का मूल रूप ही होता है और इसके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, कोई भी शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ होता है और जिसको और खंडित नहीं किया जा सकता और भागों में नहीं बांटा जा सकता, वो शब्द मूल शब्द कहलाता है। प्रत्येक मूल शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे मेज है, मेज हम बोलते हैं तो हमें सामने एक मेज, एक टेबल का पिक्चर हमारे आँख के सामने आ जाती है। इसी तरह से कुर्सी, मकान, पंखा, आम, केला, कमीज, जिस भी शब्द को हम बोल रहे हैं उसका एक निश्चित अर्थ है। निश्चित अर्थ का तात्पर्य यह है कि जैसे ही वो शब्द बोला जाता है, उस शब्द की एक पिक्चर, एक तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती है। हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे सभी शब्द सामान्य मूल शब्द कहे जाते हैं, जिसमें एक ही शब्द होता है और इसके अगर हम इसके टुकड़े कर दें ना, मकान का म और कान अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कुर्सी का कु, र, सी अलग अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल शब्द जो है टूट फूट के कूड़ा हो जाएगा, मतलब इसका मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका सार्थक खंड संभव नहीं है, यानी कि वो शब्द मूल शब्द होता है। ठीक है, सामान्य मूल शब्द के उदाहरण आपने देख ही लिए, कुछ और है। देखिए, रोटी, दाल, चावल, है ना, मेज, कुर्सी, उदाहरण हमने ऊपर भी देखे। तो ये सारे उदाहरण मूल शब्द यानी कि शब्द के उदाहरण हैं। अब आते हैं रूढ़ मूल शब्द पे। ठीक है, जब किसी सामान्य शब्द का प्रयोग अपने अर्थ से हटकर, ध्यान रखिएगा, अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होने लगता है तो वह शब्द दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है, एक तरह से दूसरे अर्थ में बंध जाता है, दूसरे अर्थ को देने लगता है। ठीक है, अब देखिए, उदाहरण के लिए हम कहते हैं तुम बिल्कुल गधे हो, किसी को कहते हैं गधा। गधा शब्द क्या है, सामान्य अगर हम इसको लेते हैं शब्द को तो क्या है, गधा, यानी कि एक जानवर जिस पर धोबी कपड़े ले जाता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम तो गधे हो, बिल्कुल गधे, है ना, तो यहाँ क्या होता है, गधा शब्द सचमुच में नहीं हो आप गधे हो, है ना। मैम अगर कभी कह दे या कोई भी व्यक्ति गधा कह देता है किसी को, इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 पैरों वाला गधा बन जाएगा, ना ना ना, वो नहीं बनेगा बच्चों।
वो सचमुच का गधा जानवर नहीं बन जाता है। उसका तात्पर्य यह है कि वो गधे के समान मूर्ख है ना। गधे को एक मूर्खता के रूप में माना जाता है कि गधा एक मूर्ख जानवर है, तो हम किसी को मूर्ख कहने के लिए उसको गधा कह देते हैं। मूर्ख डायरेक्ट नहीं कह रहे, हम कह रहे तुम तो गधे हो, और इससे खुद ही वो समझ जाता है कि मुझे मूर्ख कहा जा रहा है। तो यहाँ जो गधा शब्द है वो मूर्ख अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है। एक तरह से वो मूर्ख अर्थ को दिखाने लगा है। अपने गधा अर्थ को छोड़ के यदि हम मनुष्य को ऐसा बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मूर्ख अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, बंध जाता है। तो तब ये क्या कहलाया जाएगा, ऐसे समय ये गधा शब्द क्या हो गया, रूढ़ मूल शब्द। इसी तरह से और शब्द देख लेते हैं। उल्लू। उल्लू का क्या अर्थ होता है, एक पक्षी होता है जो रात में दिखाई देता है या रात में घूमता है ना। तो लेकिन उल्लू को भी हम मूर्ख कहते हैं। उल्लू को भी हम मूर्ख के अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तब इसका रूढ़ अर्थ मूर्ख कहलाता है। और हम किसी को कह देते हैं कि मदन तो उल्लू है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, मदन तो मूर्ख है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि उल्लू हो, तुम उल्लू हो क्या, है ना, तो इसका मतलब तुम मूर्ख हो क्या, है ना। और सभी व्यक्ति तुरंत ही इस अर्थ को जान भी जाते हैं। तो क्या हुआ कि जो उल्लू शब्द है मूर्खता के साथ रूढ़ हो गया, पहचाना जाने लगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने अभी ये वाले शब्द देखे थे ना, मूल शब्द। जैसे हम कहते हैं पंखा, तो तुरंत ही हमें पंखे की पिक्चर सामने आ जाती है। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि मदन तो उल्लू है, तो ऐसा नहीं है कि वो उल्लू की शक्ल का हो गया या वो जानवर बन गया, या वो हम सोचेंगे कि अरे मदन तो सचमुच का उल्लू है जो पेड़ पर बैठा है। ना ना, ऐसा नहीं है। हम समझेंगे कि मदन मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख के अर्थ में ये उल्लू शब्द रूढ़ हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होने लगता है, अपना जो मुख्य अर्थ है एक पक्षी का वो नहीं दे रहा, वो अर्थ उस समय क्या अर्थ दे रहा है, दूसरे अर्थ को बता रहा है, मूर्खता के अर्थ को बता रहा है। ऐसे शब्द कहते हैं रूढ़ मूल शब्द, है ना। मूल शब्द तो है लेकिन ये रूढ़ मूल शब्द है। ठीक है, इसी तरह से और शब्द गाय। गाय शब्द का अर्थ होता है कि वो एक मादा पशु होती है, गाय जो दूध देती है, सीधी सी बात है। लेकिन रूढ़ अर्थ में क्या होता है, सीधी सादे किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को, किसी महिला को जब हम सीधी सादी कहना चाहते हैं तो हम उसे गाय कह देते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मीरा तो एकदम गाय है। जैसे हम ये कहते हैं तो सामने वाला इस अर्थ को समझ जाता है कि वो एक सीधी सादी लड़की या महिला है। तो यहाँ पर गाय शब्द अन्य अर्थ में, रूढ़ अर्थ में सीधी माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मूल रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। चलिए अब दूसरे प्रकार पे आते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक, अब ये समझ लीजिए कि इस शब्द को समझ के चलते हैं, जब जो इसमें इकाइयाँ होती हैं, जोड़ होता है, एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द नहीं होता है, इसमें दो शब्द जुड़कर, है ना, एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द होते हैं। मूलतः दो होते हैं जो जुड़ करके शब्द बनाते हैं, तब हम उसे कहते हैं यौगिक शब्द। तो ये जुड़ाव किस तरीके से होता है, देखिए केवल शब्द का नहीं होता, इसीलिए एक से अधिक इकाइयों से कहा है। ये नहीं कहा गया इसकी परिभाषा में कि एक से अधिक शब्दों से मिलकर, क्योंकि कई बार शब्द भी जुड़ जाएंगे, कभी इसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा तो भी ये यौगिक शब्द कहलाएगा। देखिए पहले कैसे, पहला उदाहरण देखते हैं, जब मूल शब्द में मूल शब्द जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें घोड़ा एक मूल शब्द है, सवार एक मूल शब्द है। अब इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो एक नया शब्द जो बनता है वो है घुड़सवार। तो घुड़सवार क्या है, यौगिक शब्द। घोड़े पर सवार व्यक्ति को हम कहते हैं घुड़सवार। इसी तरह से रसोई, घर, है ना, तो ये मिलकर दो मूल शब्दों से मिलकर बना रसोई घर। इसी तरह से प्रधान और मंत्री, एक मूल शब्द प्रधान, दूसरा मूल शब्द मंत्री, और दोनों को मिलके क्या बन गया, प्रधान मंत्री। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका देखते हैं, मूल शब्द प्लस प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग हम लोगों ने पढ़े थे ना बच्चों, जब हम लोग 8th क्लास का पढ़ रहे थे। एक बार और मैं आपको अच्छी तरह से एक वीडियो में ये बहुत डिटेल में बताऊंगी।
अभी हिंट के लिए आपको बता रही हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय को मैंने आपको कहा था याद करने की ट्रिक ये है कि उपसर्ग ऊ शब्द से शुरू होता है, ऊ वर्ण से शुरू होता है, और प्रत्यय प्रवर्ण से, ठीक है। तो जब हम वर्णमाला में जाते हैं तो वर्णमाला में ऊ पहले आता है और प्र बाद में आता है ना। तो इस तरह से मैंने आपको याद दिलाया था कि ऊ चूंकि पहले आता है तो आप याद रखिए उपसर्ग पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। प्र या प वर्णमाला में बाद में आता है तो प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। इसको याद रखिएगा, तो आप नहीं भूलेंगे कि भाई प्रत्यय कहाँ लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है। उपसर्ग ऊ से शुरू होता है, पहले लगता है। प्रत्यय प से शुरू होता है, बाद में लगता है, ठीक है। अब देख लेते हैं मूल शब्द प्लस प्रत्यय। यहाँ प्रत्यय की बात है, यानी कि ये शब्द के बाद में लगेगा। अब देखिए ईमान, ईमान एक मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया दार, तो ये बन गया ईमानदार। इसी तरह से ईमानदार हो गया। फिर धन, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया वान, तो बन गया धनवान। इस तरह से सुंदर, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ता, तो बन गया सुंदरता, ठीक है। अब देखिए आगे उपसर्ग में हम जो उपसर्ग प्लस मूल शब्द, अब उपसर्ग है तो वो पहले जुड़ेगा, ठीक है। अब बे उपसर्ग प्लस ईमान एक मूल शब्द, दोनों को जोड़ के बन गया बेईमान। अन एक उपसर्ग है और पढ़ एक मूल शब्द है और दोनों जुड़ के बन गए अनपढ़। इस तरह से सु एक उपसर्ग है और शील जब इसमें जुड़ जाता है तो बन जाता है शब्द सुशील, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यौगिक शब्दों के अर्थ भी मूल शब्दों की तरह निश्चित होते हैं। यौगिक शब्दों के अर्थ भी बिल्कुल निश्चित होते हैं और इन्हीं को हम मूल सामान्य यौगिक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। मूल यौगिक शब्द या फिर सामान्य यौगिक शब्द भी कहते हैं। अब देख लेते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए सामान्य रूढ़ शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए घर प्लस वाला, अब इसमें क्या बना शब्द, घर प्लस वाला मिला के बनता है घर का मालिक। इसका अर्थ क्या निकला, सामान्य अर्थ क्या निकला, घर वाला यानी घर का मालिक। लेकिन रूढ़ अर्थ में हम समझते हैं कि घर वाला यानी कि पति। आपने देखा होगा कभी विशेष रूप से निम्न वर्ग की महिलाएं इस तरह कहती हैं कि वो मेरा घरवाला ये करता है या वो मेरा घरवाला है। जब वो इस तरह से वाक्य का प्रयोग करती हैं तो उसका तात्पर्य उनके पति से होता है। तो घर प्लस वाला जिससे घर का मालिक शब्द बनता है, जो कि एक सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन जब रूढ़ अर्थ में हम इसको पति के रूप में लेते हैं तो ये योग रूढ़ शब्द बन जाता है। इसी तरह से अ प्लस क्षर मिला के बनता है अक्षर, जिसका क्षर ना होता हो, जिसका नाश ना हो सके, है ना। अक्षर का मतलब जिसका नाश ना हो सके। सामान्य अर्थ में हम इसका ये अर्थ लेंगे, लेकिन रूढ़ अर्थ में इसको या तो वर्ण कहा जाता है या फिर जिसका क्षर ना होता हो, ये तो सामान्य अर्थ में हुआ, या फिर इसको वर्ण कहा जाता है। और रूढ़ अर्थ में क्या है, ये शिव के लिए या ब्रह्मा के लिए या विष्णु के लिए ये शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका कभी भी क्षर या नाश नहीं होता, जो सदैव के लिए अजर अमर देव हैं, उनके लिए शब्द यूज होता है। इसी तरह से जल प्लस ज, तो अब जल यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला या जल में उत्पन्न। लेकिन जब जलज शब्द पूरा हम इस्तेमाल करते हैं तो जलज का रूढ़ अर्थ क्या होता है, कमल। हम इसका कमल अर्थ लेते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे लंबोदर, है ना। तो लंबा उदर, जिसका लंबा उदर है, लेकिन रूढ़ अर्थ में लंबा उदर यानी लंबा पेट किसका होता है बच्चों, किसका होता है बताइए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। लंबा उदर किसका होता है, बताइए बताइए बताइए, कौन से भगवान है जी, गणेश भगवान का देखते हैं ना, लंबा सा पेट दिखाया जाता है, तो
रूढ़ अर्थ में हम लेते हैं गणेश जी को। इस तरह से पीताम्बर, जिनका पीला अंबर यानी पीला वस्त्र, सामान्य अर्थ में तो पीला वस्त्र है, लेकिन रूढ़ अर्थ में पीला वस्त्र किनका होता है, हम कहते हैं विष्णु जी। इसी तरह से गजानन और चारपाई, ठीक है, गजानन और चारपाई ये भी शब्द अपने रूढ़ अर्थ में अपने अर्थ देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि गजानन का रूढ़ अर्थ क्या है, ये आपको मुझे कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आपने धैर्य से इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको क्या करना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह से हम हिंदी व्याकरण पढ़ते रहें आसान आसान तरीक़ों से और बन जाएं हिंदी के टॉपर्स। अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ओके। चलिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।